हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए केस का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अगर आपने इस केस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख कर आइए। उसके बिना आपको आगे की स्टोरी समझ में आने वाली नहीं है। तो अभी तक की स्टोरी में आपको थोड़ी सी याद दिला दूं कि स्टेफनी और जॉन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे थे। इनके बीच में काफी सालों तक रिलेशनशिप भी रहे। हालांकि जॉन स्टेफनी के प्रति सीरियस नहीं था। इधर जो जॉन था बाद में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था शेरी। अब शेरी के साथ जल्दी उसकी शादी होने वाली है। लेकिन स्टेफनी यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हम कह सकते हैं, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड स्टेफनी जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इससे यानी कि शेरी से बहुत ज्यादा जेलिस है और बिल्कुल नहीं चाहती है कि जॉन और शेरी की आपस में शादी हो। तो फिलहाल सीधे शुरू करती हूँ मैं सेकंड पार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नवंबर ऑफ 1985 में जॉन और शेरी की शादी हो जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी शादी वाले दिन स्टेफनी ने बहुत ज्यादा हंगामा किया होगा, कुछ ना कुछ ड्रामा किया होगा। लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी मुझे ऑनलाइन नहीं मिली। यही माना जा सकता है कि स्टेफनी ने इस कपल को शांति से शादी कर लेने दी। कुछ समय तक इसने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, यानी कि इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं शांति आ चुकी थी। लेकिन जॉन और शेरी की परेशानी अभी बिल्कुल दूर नहीं हुई थी, क्योंकि स्टेफनी के दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही थी। अब हम थोड़ा सा इस केस में आगे चलते हैं। जॉन और शेरी की शादी को करीब 1 महीना हो चुका था। इधर जो स्टेफनी थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी। और वो मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रही थी। वो एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसने लोकल न्यूज़पेपर में एड दिए जिसमें लिखा था कि मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने यूसीएलए से ग्रेजुएशन किया है, बहुत ज्यादा एथलेटिक हूँ, मुझे ट्रैवल करना पसंद है और मैं अपने एक बॉयफ्रेंड की तलाश में हूँ जो कि बहुत ज्यादा एथलेटिक हो, उसकी एज 21 से 31 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए और उसको ट्रैवल करना पसंद होना चाहिए। और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड में एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहती थी। इसके इन एड्स से साफ पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जॉन को ही ढूंढ रही थी। इसको बिल्कुल जॉन जैसा एक बॉयफ्रेंड चाहिए था, जो कि उसके जैसा दिखे, उसके जैसा एक्ट करे और उसमें सारी क्वालिटीज जॉन की हो। इसीलिए जब भी वो किसी लड़के के साथ डेट पर जाती थी, वो हमेशा उसे जॉन के साथ कंपेयर करती थी। और ऑब्वियसली उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था। तब वो और भी ज्यादा इरिटेटेड होती थी। वो बहुत ज्यादा अकेली रह गई थी और उसने अपनी डायरी में इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने उसमें लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अभी भी जॉन को भुला नहीं पा रही हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीजें उसने लिखी। साथ ही स्टेफनी अब अपनी जॉब में भी अंडर परफॉर्म करने लगी थी। उसका अपने काम में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इस कारण से अपने सीनियर ऑफिसर से उसे बार बार डांट पड़ रही थी। वो बार बार मिस्टेक्स करती जा रही थी और इसी कारण से उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होती जा रही थी। स्टेफनी अभी भी जॉन और शेरी के फ्लैट में अनअनाउंस्ड पहुंच जाती थी। शेरी को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। बार बार जॉन के साथ उसकी लड़ाई होती थी इस बात पर। अभी इनकी शादी को केवल 1 मंथ हुआ था। वो हैप्पी रहना चाहती थी, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन स्टेफनी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। स्टेफनी बार बार इनके घर में घुस आती थी। एक दिन शेरी अपने काम से लौटती है। जब वो अपने फ्लैट में घुसी तो उसने पाया कि जॉन अभी तक घर में नहीं लौटा है। क्योंकि ये दोनों ही घर पर रहते थे तो घर को खाली होना चाहिए था। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने पाया कि उसके लिविंग रूम में स्टेफनी बैठी हुई थी। स्टेफनी उस दिन अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में वहां पर आई थी और उसके पास उसकी गन भी थी, जो कि उसने सामने ही रखी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि इसने बहुत ही बेशर्मी से इनके घर में ब्रेक इन किया है। ये बिना किसी चाबी के जबरदस्ती इनके घर में घुसी थी। अब शेरी और स्टेफनी का बहुत बड़ा वहां पर झगड़ा हो गया। शेरी ने स्टेफनी से कहा कि मैं पुलिस को फोन करती हूँ कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो। अब स्टेफनी जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि मैं ही पुलिस हूँ। अब शेरी बहुत ज्यादा टेरिफाइड हो गई। उसको पता था कि मैं इसका शायद कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। इसके बाद स्टेफनी इनके फ्लैट से बाहर चली गई और पीछे शेरी बहुत ज्यादा डरी हुई अपने घर में अकेली रह गई। जब स्टेफनी वहां से जा रही थी तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी, जैसे कि वो शेरी को डरा रही हो कि मैं वापस आऊंगी। अब हम सीधे चलते हैं 24 फरवरी 1986 के दिन। और यही वो दिन था जबकि एक बहुत ही ट्रेजिक घटना होने वाली थी। और आप शायद अभी तक समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला था। अभी तक शेरी और जॉन की शादी को करीब 3 मंथ्स हुए थे। इस दिन शेरी और जॉन सुबह सोकर उठे। 7 AM पर जॉन तैयार होकर अपने काम के लिए चला गया, लेकिन उस दिन शेरी थोड़ा सा लो फील कर रही थी। उसने डिसाइड किया कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। वो घर पर ही आराम करने लगी और तभी 10 AM पर
गैस कीजिए कि इनके घर पर कौन आया होगा। आपने बिल्कुल सही गैस किया है, वहां पर स्टेफनी आई थी। ऐसा लगता है कि स्टेफनी बाहर ही वेट कर रही थी शैरी का, और जब उसने देखा कि आज शैरी अपने काम पर नहीं गई है, तो वो इनके कॉन्डो में एंटर कर गई थी। इस बार भी इसने इनके घर में ब्रेक इन किया था। जिस समय स्टेफनी इनके घर में घुसी, उस समय शैरी अपस्टेयर्स थी, वो अपने बेड पर थी और अपने बेड पर लेटी हुई थी। स्टेफनी चुपचाप इनके फ्लैट में घुसी। शैरी को कोई भी आइडिया नहीं था कि इनके फ्लैट में कोई घुस गया है। अब स्टेफनी ऊपर की ओर बढ़ने लगी, यानी कि अपस्टेयर्स वाले कमरे में जाने लगी। अब जो इस समय शैरी थी, वो अभी अभी ही अपने बेड से नीचे उतरी थी। उसने डिसाइड किया था कि वो डाउनस्टेयर्स जाएगी। तभी अचानक से उसके कमरे में स्टेफनी एंटर होती है। स्टेफनी के हाथ में उसकी पुलिस गन थी, यानी कि स्टेफनी को कोई भी शर्म नहीं थी, कोई भी डर नहीं था कि वो क्या करने वाली है। उसने अपने ट्रैक्स को कवर करने की भी कोई कोशिश नहीं की। वो अपनी पुलिस इश्यू गन से ही ये सारा कांड करने वाली थी। अब स्टेफनी ने सीधे शैरी को शूट करना शुरू कर दिया। उसके जो पहले दो शॉट्स थे, वो मिस कर गए। पहली गोली लगी शैरी के पीछे एक ग्लास डोर पर, और उससे वो ग्लास डोर पूरी तरह से टूट गया। अब शैरी बहुत जोर जोर से चीखने लगी। उसने वहां से भागकर नीचे जाने की कोशिश की। वो स्टेफनी के बगल से होती हुई नीचे की तरफ भागी, लेकिन स्टेफनी भी बहुत ज्यादा क्विक थी, वो भी तुरंत ही डाउन स्टेयर्स भागी। शैरी के फ्लैट में एक पैनिक बटन था, वो उसको पुश करना चाहती थी ताकि कोई ना कोई वहां पर हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन स्टेफनी ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और उसके ऊपर एक बार फिर से गन तान दी। अब शैरी ने स्टेफनी को पकड़ लिया, उससे लिपट गई और उसको एक हेड लॉक में ले लिया। स्टेफनी के हाथ में जो गन थी, उसका एम उसने अपने आप से दूर कर लिया, लेकिन स्टेफनी शैरी को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत ही शैरी के हाथ में अपने दांत गड़ा दिए, उसको काटना शुरू कर दिया। इस कारण से शैरी को उस हेडलॉक को रिलीज करना पड़ा। अब वहां से स्टेफनी तुरंत ही उठी। उसने एक फ्लावर वास उठाया और तुरंत ही शैरी के सर पर एक जोरदार वार किया। इस कारण से शैरी जमीन पर गिर पड़ी। अब तक स्टेफनी एक और फायर कर चुकी थी, जो कि मिस हो गया था। इस समय शैरी जमीन पर पड़ी हुई थी। वो पूरी तरह से अब लाचार थी, वो कोई भी फाइट नहीं कर सकती थी। तभी स्टेफनी ने अपनी गन उठाई और सीधे उसने शैरी को शूट करना शुरू कर दिया। उसने शैरी की चेस्ट पर फायर किए। शैरी बहुत जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक गोली मारने के बाद स्टेफनी ने वहां पर पड़ा एक ब्लैंकेट उठाया, अपनी गन के चारों ओर लपेटा और एक बार फिर से उसने शैरी के ऊपर फायर करना शुरू किया। वो चाहती थी कि गोली की आवाज कम से कम हो। उसने दो फायर शैरी की चेस्ट पर और किए और तुरंत ही शैरी की वहां पर मौत हो गई। लेकिन अभी तक स्टेफनी का मन बिल्कुल नहीं भरा था, अभी उसे कुछ और भी करना था। अब वो इस सारे क्राइम सीन को स्टेज करने में जुट गई। वो ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर कोई लूटपाट के लिए घुसा था और इस कारण से यहाँ पर शैरी की उसने हत्या कर दी। उसने घर का सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया। जितनी भी ड्रॉर्स थी उनका सामान जमीन पर फेंक दिया। कुछ चीजों को उसने तोड़ फोड़ दिया। क्योंकि स्टेफनी एक पुलिस ऑफिसर थी, उसे पता था कि कोई भी क्राइम सीन जहां पर लूटपाट हुई हो वो कैसा दिखता है। इस चीज का वो फायदा उठा रही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि कोई व्यक्ति इनके घर में घुसा था घर को खाली समझकर, लेकिन शैरी क्योंकि उस दिन काम पर नहीं गई थी, इस कारण से वो घर पर मौजूद थी और जब उस व्यक्ति ने शैरी को देखा होगा तो उसकी हत्या कर दी होगी। जब स्टेफनी वहां पर मौजूद सारे सामान को उलट पुलट रही थी, तभी उसे वहां पर इनका मैरिज सर्टिफिकेट दिखा और स्टेफनी ने पता नहीं क्या सोचकर उस मैरिज सर्टिफिकेट को अपने पास रख लिया। शायद इसे ऐसा लगा हो कि अगर मैं इनका मैरिज सर्टिफिकेट ले जाऊंगी तो इनकी शादी अपने आप ही टूट जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो शैरी की हत्या पहले ही कर चुकी थी, तो उसकी साइकोलॉजी इसके पीछे क्या थी ये किसी को समझ में नहीं आया। इसके बाद इसने शैरी की नई कार की चाबियां उठाई, जो कि एक BMW थी और जो कि जॉन ने एज एन एंगेजमेंट प्रेजेंट शैरी को दी थी। उसकी चाबियां उठाई और वो गाड़ी लेकर वो वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ जॉन अपने काम पर था। वो लगातार शैरी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो बीमार है और घर पर है। वो जानना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन उसका फोन शैरी आंसर नहीं कर रही थी। जॉन को बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं हुई, उसे ऐसा लगा कि शायद वो सो रही होगी। इसके बाद जॉन अपने काम से करीब शाम को 6 बजे अपने घर पर पहुंचा। इस समय तक मर्डर हुए करीब 8 आवर्स बीत चुके थे। जब जॉन अपने घर में घुसा तो उसको वहां पर वो हॉरिफिक सीन दिखाई दिया। उसने तुरंत 911 को फोन किया और वहां पर पुलिस ऑफिसर पहुंचे, जिसमें थैंकफुली स्टेफनी नहीं थी।
जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां का नजारा देखा, तुरंत ही वो इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि यहाँ पर कोई लूटपाट के लिए घुसा था और इस कारण से ही वहां पर शहरी की हत्या की गई। लेकिन उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से उन्हें जॉन पर भी शक करना था, क्योंकि वो हस्बैंड था। मर्डर करने की उसकी गुंजाइश सबसे ज्यादा थी। वो उसको सीधे क्वेश्चनिंग के लिए ले गए, लेकिन जॉन के पास एक सॉलिड एलिबाई थी। वो पूरा दिन अपने काम पर था और वहां से बिल्कुल भी नहीं निकला था। इससे पूछा गया कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको शैरी से प्रॉब्लम हो, या उसके खिलाफ उसके मन में कोई ग्रज हो, या उसको कोई पसंद ना करता हो। तो यहां पर जॉन को स्टेफनी के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन जॉन ने बिल्कुल भी स्टेफनी का वहां पर जिक्र नहीं किया। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि स्टेफनी जॉन का कई सालों से पीछा कर रही थी और शैरी का कई महीनों से वो पीछा कर रही थी। उसने ये भी नहीं बताया कि शैरी स्टेफनी से घबराती थी और कहीं ना कहीं उसे स्टेफनी से खतरा था। उसने यहाँ पर पता नहीं क्यों स्टेफनी का जिक्र नहीं किया। हालांकि बाद में उसने बताया कि इसका जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि ऐसा सब कुछ बताते हुए मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब जब पुलिस वालों के पास कोई दूसरी थ्योरी नहीं थी, कोई दूसरा सस्पेक्ट नहीं था, तो उन्होंने इसी थ्योरी को सच माना कि कोई लूटपाट के लिए इनके घर में घुसा था और इसी कारण से शैरी को वहां मौजूद देखकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने किसी भी ऑल्टरनेटिव मोटिव के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की और उन्होंने आराम से इस केस को वहां पर बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस घर से कोई भी बड़ी चीज चोरी नहीं हुई थी, सिर्फ एक कार चोरी हुई थी। और ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी बात थी। पता नहीं जॉन को ये पता चला या नहीं चला कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी वहां से चोरी हुआ है। और जब उसने ये देखा होगा या उसे पता चला होगा तो उसे सीधे स्टेफनी पर शक करना चाहिए था। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जॉन को इस बारे में पता चला या नहीं चला, उसने ध्यान दिया या नहीं दिया। साथ ही ये अटैक बहुत ज्यादा पर्सनल लग रहा था। ये एक ऐसा अटैक नहीं लग रहा था जो कि लुटेरे ने वहां से भागने के लिए किया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार शेरी ने स्टेफनी को जोर से पकड़ लिया था और उससे बचने के लिए स्टेफनी ने शेरी के आर्म पर बहुत जोर से काट लिया था। तो वो काटने का निशान शेरी की डेड बॉडी पर तब भी मौजूद था। पुलिस वालों ने वो सब कुछ देखा लेकिन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। इधर जो स्टेफनी थी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता, और उसका ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही साबित हुआ। वो ये क्राइम करके बच चुकी थी, उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं था। जो गाड़ी वो शहरी की उस घर से लेकर गई थी, वो उसने कुछ ब्लॉक्स दूर ही पार्क कर दी थी। बाद में पुलिस को वो गाड़ी भी मिल चुकी थी। किसी ने भी इस बात पर कोई भी सवाल नहीं उठाया कि जो लुटेरा था वो गाड़ी यहां पर खड़ी करके क्यों गया। स्टेफनी ने अपनी पुलिस गन को छुपा दिया था और एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी कि उसकी पुलिस इश्यू गन चोरी हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो गन थी ये मर्डर वेपन बन चुकी थी। और बाद में अगर किसी को भी इसके ऊपर शक होता तो उस गन से उन गोलियों का मिलान किया जा सकता था और तब सबको पता चल जाता कि स्टेफनी ने ही शेरी का मर्डर किया है। जब स्टेफनी ने ऐसी कंप्लेंट लिखवाई तब भी किसी ने भी उसके ऊपर शक नहीं किया। पुलिस अगर ध्यान से उन गोलियों की जांच करा लेती तो शायद उनको ये रियलाइज हो जाता कि ये पुलिस गन से चली हुई गोलियां हैं और स्टेफनी की एक पुलिस गन भी चोरी हुई है। तो ये दोनों केसेस आपस में जुड़ सकते थे। इसके अलावा स्टेफनी को शेरी के केस फाइल्स की पूरी तरह से पहुंच थी। भले ही वो इस केस पर काम नहीं भी कर रही हो, तब भी सारी फाइल्स क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन पर मौजूद थी, इस कारण स्टेफनी आराम से उन फाइल्स तक अपनी पहुंच बना सकती थी। उसने ऐसा किया भी। उसने पूरी पूरी फाइल्स पढ़ी। जितने भी नोट्स या जितने भी पेपर्स जिसमें कहीं पर भी स्टेफनी के नाम का जिक्र था, उसने वो सारे के सारे पेजेस हटा दिए, पूरी तरह से अपना नाम उस केस से रिमूव कर लिया। बाद में अगर कोई भी डिटेक्टिव इस केस पर काम करता तो उसे स्टेफनी का नाम कहीं भी दिखाई ना पड़ता। अब आपको लग रहा होगा कि स्टेफनी का नाम इस केस फाइल में कैसे आ गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार जो पीड़ित के फैमिली वाले होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपका यहाँ पर कौन कौन लोकल फ्रेंड है, आप किस किस को जानते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जिस कारण से स्टेफनी का नाम इन केस फाइल्स में हो सकता था, लेकिन उसने अपना नाम पूरी तरह से उन फाइल से हटा लिया था। इसके बाद कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए। इस केस में कोई भी मर्डर सस्पेक्ट अभी तक नहीं मिला था। हालांकि पुलिस तलाश कर रही थी कि कौन वो लुटेरा है जो इसके घर में घुसा था, लेकिन उनको कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। हालांकि जॉन की नई नई वाइफ का मर्डर हुआ था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन शेरी के पेरेंट्स को इस चीज की परवाह थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने $10,000 का एक रिवॉर्ड भी रखा, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। शेरी के पेरेंट्स पुलिस वालों के पास भी गए। इन्होंने पुलिस वालों को बताया कि उनकी डॉटर का कोई पीछा कर रहा था, उसका कोई स्टॉकर था। हालांकि शेरी के पेरेंट्स को यह बिल्कुल नहीं पता था कि शेरी का पीछा कौन कर रहा था। उसने बताया था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है,
लेकिन पता नहीं क्यों उसने स्टेफनी का नाम अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। अब शेरी के पेरेंट्स को ज्यादा तो पता नहीं था, लेकिन उन्हें यह पता था कि जो कोई भी इनकी बेटी का पीछा कर रहा था वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। अब पुलिस डिपार्टमेंट तो पहले इस केस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। उन्होंने शेरी के पेरेंट्स की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब शेरी के पेरेंट्स से कहना शुरू कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले अपने किसी ना किसी ऑफिसर को कवर अप कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस वाले शेरी के पेरेंट्स का ही मजाक उड़ाने लगे, उन पर ही हंसने लगे कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल नहीं हो सकता। शेरी के पेरेंट्स लगातार हल्ला मचाते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। अब हम सीधे चलते हैं 1989 की तरफ। अभी तक शेरी का मर्डर हुए 3 इयर्स बीत चुके थे और ये केस पूरी तरह से कोल्ड पड़ चुका था। स्टेफनी अभी भी एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर थी और इस समय तक वो इस मर्डर को एक तरह से भूल चुकी थी। एक और बात हुई जो कि बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल थी और शायद उसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। स्टेफनी और जॉन एक बार फिर से साथ साथ आ चुके थे। उनके बीच में एक बार फिर से उनके प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जॉन को पता नहीं होगा कि शेरी का मर्डर किसने किया है। कम से कम उसे स्टेफनी के ऊपर शक तो जरूर होगा, लेकिन इस बारे में उसने कुछ भी नहीं किया। अब स्टेफनी और जॉन एक साथ एक बार फिर से आ चुके थे। वो वेकेशंस पर एक साथ जा रहे थे, वो लोग हवाई गए और उन्होंने बहुत सारा अच्छा समय एक बार फिर से साथ में गुजारा, जो कि अनबिलीवेबल है। इनका ये रिलेशनशिप कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये कायम नहीं रहा। एक बार फिर से ये अलग अलग हो चुके थे। जॉन की किसी और महिला से मुलाकात हुई और उसने एक बार फिर से शादी कर ली और इस बार स्टेफनी मूव ऑन कर गई। अब जॉन के प्रति उसका ऑब्सेशन शायद खत्म हो चुका था। उसको भी एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, उसने उससे शादी कर ली। हालांकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। स्टेफनी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रही थी जॉन से, वो भी कई सालों से। इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड कि उसने उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया था और अब अचानक से ही वो सारा ऑब्सेशन खत्म हो चुका था और वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन करके किसी और व्यक्ति से शादी भी कर चुकी थी। अब हम स्टेफनी की बात करते हैं। स्टेफनी के हस्बैंड का नाम था स्कॉट और वो भी उसी के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। जब इस कपल ने शादी कर ली तो इन्होंने एक बच्ची को भी अडॉप्ट कर लिया, यानी कि स्टेफनी अब एक मां बन चुकी थी। स्टेफनी आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी, एलएपीडी के लिए काम कर रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसको बहुत सारे प्रमोशंस मिल चुके थे। प्रमोट होकर अब वो एक डिटेक्टिव बन चुकी थी। अब धीरे धीरे 15 और इयर्स बीत गए। शेरी का मर्डर केस एक पूरी तरह से कोल्ड केस हो चुका था। इस केस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी पुलिस को मिली ही नहीं, इस कारण से इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। अभी तक शेरी के पेरेंट्स को कोई भी क्लोजर नहीं मिला था और अब उनकी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। सबको यही पता था कि कोई लुटेरा इसके घर में घुस गया था और उसको मार दिया। अब हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे थे जबकि डीएनए टेस्टिंग अपने अस्तित्व में आ चुकी थी और उसको काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा था। 1986 में जबकि शेरी का मर्डर हुआ था, तब तक डीएनए इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे डीएनए इन्वेस्टिगेशन अपने अस्तित्व में आई और 2004 में ये काफी पॉपुलर हो चुकी थी। अभी तक शेरी का मर्डर हुए करीब 18 इयर्स बीत चुके थे। तभी एक डीएनए एनालिसिस्ट जिसका नाम था जेनिफर फ्रांसिस, उसने ये डिसाइड किया कि वो शेरी के कोल्ड केस को एक बार फिर से ओपन करेगी और उसको डीएनए के नजरिए से देखेगी। अब अगर आपको याद होगा तो शेरी के केस में डीएनए सैंपल्स मौजूद थे और वो मौजूद थे उस बाइट मार्क के रूप में। जब शेरी के हाथ में वो बाइट मार्क मिला था तो वहां से सैलाइवा के सैंपल्स उठाए गए थे और उसको प्रिजर्व करके पुलिस स्टेशन में मौजूद रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। हालांकि इन सैलाइवा सैंपल्स को कभी भी टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उस समय तक डीएनए वगैरह की कोई सुविधा ही नहीं थी, तो किसी को पता नहीं था कि इन सैंपल्स के साथ करना क्या है। जेनिफर ने डिसाइड किया कि वो उन सलाइवा सैंपल्स को वहां से उठाएगी। जब उसने रेफ्रिजरेटर में उन सलाइवा सैंपल्स को ढूंढा तो वो उसको मिले ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उन सैंपल्स को वहां से गायब कर दिया गया है। लेकिन जेनिफर बहुत ज्यादा अपनी बात पर अड़ी हुई थी, उसको वो सैंपल्स प्राप्त करने ही थे और किसी तरीके से उसको वो सैंपल्स मिल भी गए। शायद वो किसी और जगह पर रख दिए गए थे। जब उसने इन सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया तो उसको कोई मैच नहीं मिला क्योंकि स्टेफनी का डेटा डेटाबेस में अवेलेबल था ही नहीं। लेकिन फिर भी जेनिफर को इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और ये ब्रेक थ्रू ये था कि इसको पता चल गया कि ये डीएनए किसी महिला का है।
इस केस के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी तक कई सालों से यही थ्योरी चल रही थी कि यहाँ पर कोई लूट मार के लिए घुसा था और अंदर उसने शहरी की गलती से हत्या कर दी। लेकिन अब क्योंकि पता चल गया था कि अंदर कोई महिला थी, तो ये सारी चीजें अब काफी पर्सनल नजर आ रही थी। अब पुलिस को और भी थ्योरीज पर काम करना था, लेकिन अभी भी उनको कोई भी लीड नजर नहीं आ रही थी। फिर धीरे धीरे 5 इयर्स और बीत गए। अभी तक शेरी का मर्डर हुए 23 इयर्स हो चुके थे। स्टेफनी की एज भी करीब 50 इयर्स हो चुकी थी। वो पिछले 23 इयर्स से इस मर्डर से बचती आ रही थी। अब हम 2009 की तरफ चलते हैं, जबकि एक डिटेक्टिव जिसका नाम था फिल मॉरिट, उसने इस कोल्ड केस को लिया। उसने डिसाइड किया था कि इस केस को मैं इस बार सुलझा कर रहूंगा। उसने अपनी एक टीम बनाई और सबको मजबूर किया कि इस केस की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाए और एक नए एंगल से इस केस को देखा जाए। फिल को पता था कि इस केस में कोई ना कोई महिला इन्वॉल्व थी, और उसने जब ध्यान से इस केस को देखा और शेरी के पेरेंट्स से बातचीत की, तो शेरी के पेरेंट्स ने बताया कि इसकी एक स्टॉकर थी और ये स्टॉकर शायद कोई जेलस महिला थी, और इन्होंने ये भी बताया कि वो कोई पुलिस ऑफिसर हो सकती है। फिल ने थैंकफुली इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। उसने क्राइम सीन की पिक्चर्स को एक बार फिर से देखा और उसको ये बहुत ज्यादा साफ साफ पता चल गया कि ये क्राइम सीन पूरी तरह से स्टेज्ड था। इससे ये पता चलता था कि जो भी मर्डरर था या थी, इसको इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो मर्डरर थी वो एक पुलिस ऑफिसर हो सकती थी। अब फिल ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ें और बहुत ही ज्यादा बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करें। अब आपको पता ही है कि जो स्टेफनी थी उसने अपना नाम सारे डॉक्यूमेंट से करीब करीब इरेज कर लिया था, लेकिन फाइनली इनको स्टेफनी का नाम एक डॉक्यूमेंट पर मिल गया। इसका नाम लिखा था जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में, और सिर्फ एक रेफरेंस के कारण अब स्टेफनी का फाइनली डाउनफॉल शुरू होने वाला था। अब फिल ने स्टेफनी के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि ये एक पुलिस ऑफिसर थी 1986 में भी, और ये सारी चीजें स्टेफनी के पेरेंट्स जो कह रहे थे उससे पूरी तरह से मैच करता था। फिल को जब अगला खुलासा हुआ तो वो एक तरह से सन्न रह गया, क्योंकि ये स्टेफनी लेजारस उसी के सेम ऑफिस में काम करती थी। वो उससे काफी सीनियर थी और एक डिटेक्टिव थी। ये इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी मोमेंट था, क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप एक पुराना कोल्ड केस खोलते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसका मेन सस्पेक्ट आपका एक फेलो ऑफिसर निकलता है। अब वो सीधे स्टेफनी के पास नहीं जा सकता था, उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता था, उसको प्रूफ चाहिए थे। और सबसे बड़ा प्रूफ इस केस में था डीएनए सैंपल। इनको शेरी की बॉडी से एक डीएनए सैंपल मिल चुका था। अगर स्टेफनी का डीएनए सैंपल ले लिया जाता तो उसको उस सैंपल से मैच करके एक प्रूफ जुटाया जा सकता था जिसको कोई नहीं नकार सकता था। लेकिन वो स्टेफनी के पास डायरेक्टली जाकर उसका डीएनए सैंपल नहीं मांग सकता था। अब इसने और इसकी टीम ने स्टेफनी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन स्टेफनी कोक पी रही थी, और ये कोक वो पी रही थी एक स्ट्रॉ से। जब ये अपना कप पीछे छोड़ कर गई, तब फिल की टीम ने डस्टबिन से उस कप को उठा लिया और उस स्ट्रॉ को उस कप में से निकाल लिया। इसके बाद इनके पास अब स्टेफनी का डीएनए सैंपल उसकी सैलाइवा के रूप में मौजूद था। अब इस सैंपल को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। 1 महीने के बाद रिजल्ट्स आए और ये कंप्लीट यानी कि 100% मैच था। अब इन लोगों के पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ था कि स्टेफनी ही शेरी की मर्डरर है, और अब तक स्टेफनी को इस मर्डर से बचते बचते करीब 25 इयर्स हो चुके थे। अब इन्हें स्टेफनी से पूछताछ करनी थी। इसे इंटरव्यू रूम में लेकर जाना था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्टेफनी एक पुलिस ऑफिसर थी। उसके पास ये परमिशन थी कि वो अपनी गन अपने पास 24 आवर्स अ डे रख सकती थी। डिटेक्टिव्स को इस बात की चिंता थी कि अगर स्टेफनी को पता चलेगा कि इतने सालों के बाद वो पकड़ में आ गई है तो वो कुछ भी कर सकती है, उनके बीच में गन फाइट भी हो सकती है, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब फिल को एक आइडिया आया। उसे पता था कि जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन रूम में जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स अपने साथ अपनी गन नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंदर विटनेस होते हैं या फिर एक्यूज्ड होता है और वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहां इन्हें गन ले जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो एक दिन फिल कैजुअली चलता हुआ स्टेफनी के पास गया। उसने कहा, स्टेफनी मेरे पास एक सस्पेक्ट है किसी और केस से रिलेटेड, और कुछ ना कुछ उसे उस केस के बारे में पता है। और क्योंकि ये एक आर्ट थेफ्ट है,
और तुम इस एरिया में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखती हो, तो मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति से तुम पूछताछ करो। स्टेफनी को बहुत ज्यादा अटेंशन पसंद थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती रहती थी। वो ये भी दिखाना चाहती थी कि वो हर चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। स्टेफनी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। वो इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ी और बाहर उसको अपनी गन जमा करानी पड़ी। जब वो अंदर गई तो उसको वहां पर कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला। उसे ऐसा लगा कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये अंदर किसी सस्पेक्ट को लेकर आएंगे, लेकिन उसे तो ये आइडिया ही नहीं था कि वो यहाँ पर खुद ही सस्पेक्ट है और उसका ही इंटेरोगेशन किया जाना है। अब यहाँ पर ये पुलिस टीम आकर बैठ गई और स्टेफनी से छोटी मोटी बातचीत करने लगी। स्टेफनी को लगा कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा कैजुअल है, बस उससे बातचीत कर रहे हैं। तभी अचानक से ही फिल ने स्टेफनी से पूछा कि क्या तुम जॉन रूटन को जानती हो? Oh, okay. Do you know John Rutan? John Bruton. John Rutten? Did you guys date? I mean, well, are you guys, is this something, I mean, you said I was going to interview somebody about art and how you Well- guys are, you know, God, that's been a million years ago. I mean, what year is it now? 2009? I mean, I graduated in 82. 82, yeah. You know, we dated. I dated other guys. I'm sure he dated other girls. Jeez. I couldn't even say. I mean, I started school there in 78. Mhm. I started UCLA in 1978. Mhm. I graduated in 82. I don't even remember what year he graduated, if it was a year or two before me. Okay. I think he was a little bit older than I was. Mhm. I mean, you know, I can't remember if he was born, let's say I'm born in 1960. I don't know if he was born in 58 or 59. I mean, I mean, I knew his parents, I knew his sister, his brother went to Northridge. Mhm. You know, his sister spent the night at my house before. Obviously, I spent the night at his house before. He probably spent the night at my house before. You know, yeah, I don't. स्टेफनी बात को घुमाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा पैनिक्ड है। अब तक वो समझ गई थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसकी सांसों की गति तेज हो गई थी। उसका पूरा का पूरा डिमीनर चेंज हो गया था। अब इन्होंने डायरेक्टली इससे जॉन के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछने लगे कि क्या तुम जॉन को कभी डेट करती थी, तुम्हारे उससे क्या रिलेशनशिप थे। स्टेफनी के रिएक्शंस बहुत ज्यादा हिलेरियस थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को आउटस्मार्ट कर दूंगी। वो डिटेक्टिव्स को जवाब दे रही थी कि मैं तो पता नहीं कितने समय पहले, कितने सालों पहले उसको डेट करती थी, मुझे तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं है। डिटेक्टिव्स ऑब्वियसली उसकी बातों में नहीं आ रहे थे। उन्हें पता था कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है। वो उसको लगातार पुश करते रहे। उन्होंने इससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि जॉन की वाइफ का मर्डर हुआ था? अब स्टेफनी को सब कुछ समझ में तो आ रहा था, लेकिन ऊपर से वो ये कह रही थी कि ओ गॉश, ये तो बहुत ही पहले हुआ था, मिलियन ईयर्स अगो ये सारी घटनाएं हुई थी, ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो शेरी को ठीक से जानती भी नहीं थी, उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था और जॉन उसके लिए बस एक रैंडम इंसान था। Well, it's relating to his wife. Okay. Okay. Did you know her? Not really. I mean, I knew that he got married years ago. Did you ever meet her? God, I don't know. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Geez. You know. Yeah. पहले तो स्टेफनी उनको घुमाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब वो समझ गई थी कि वो इनके फंदे में फंस चुकी है। उसने अब अपना नाटक यहाँ पर बंद कर दिया और फाइनली उसने कहा कि मुझे एक लॉयर चाहिए, अब मैं तुमसे और ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी। I understand that. I mean, if we were in your position, I mean, we would feel the same way. I just can't even believe it. I mean, it's just. I mean, I'm shocked. I'm really shocked that somebody would be saying that I did this. I mean, we had a fight, and so I went and killed her. I mean, come on. Well, That's. okay. All right. Well, thanks for giving me the courtesy. I wish I. स्टेफनी वहां से उठी और इंटरव्यू रूम से बाहर चली गई, लेकिन बाहर एक पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ही स्टेफनी को वहां पर अरेस्ट कर लिया और उस पर चार्जेस लगे शेरी के मर्डर के। फाइनली 25 इयर्स के बाद स्टेफनी के हाथों में हथकड़ियां लग चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। इसके बाद पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया
उन्होंने बहुत सारे सबूत इसके खिलाफ इकट्ठे कर लिए थे और 3 इयर्स के बाद अब फाइनली स्टेफनी का ट्रायल शुरू हुआ और थैंकफुली ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रायल था। स्टेफनी के डिफेंस ने कहना शुरू किया कि ये सारा का सारा डीएनए एविडेंस बहुत ही पुराना है, अनरिलायबल है क्योंकि बहुत सारा समय बीत चुका है। हालांकि ये सारे पैंतरे कोर्ट में काम नहीं आए। स्टेफनी लेजारस को शेरी के मर्डर का दोषी पाया गया और उसको 27 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी नहीं था, लेकिन फिर भी शायद जीते जी वो इस जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। हालांकि पिछले साल ही उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको ओवरटर्न कर दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही एक बार फिर से वो पैरोल के लिए अप्लाई करेगी और शायद उसकी पैरोल ग्रांट भी कर दी जाए। तो फिलहाल तो स्टेफनी जेल में है, उसको बहुत लंबे समय तक जेल में रहना है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उसको पैरोल ना दी जाए। उसने अभी तक जेल में 12 इयर्स बिता लिए हैं। इसको 2012 में सजा सुनाई गई थी। अभी वो अपने 60s में है और अभी उसे बहुत लंबी उम्र इस जेल में ही बितानी है और बस इसी बात की उम्मीद की जा सकती है कि उसको पैरोल ना दी जाए और जिंदगी भर वो जेल में ही सड़ती रहे। इस केस में वो एक मर्डरर तो है ही, लेकिन साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी है, जो कि इस केस को और ज्यादा खराब बना देता है। जहां तक जॉन की बात है, वो इस केस में एक मर्डरर नहीं था, वो स्टेफनी जितना बुरा भी नहीं होगा, लेकिन वो इनोसेंट भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉन अगर मदद करता तो इस केस को बहुत पहले ही सॉल्व किया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि जॉन को शेरी के मरने का कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी जिंदगी में तुरंत ही स्टेफनी के साथ मूव ऑन कर चुका था और उसको शेरी की कुछ पड़ी ही नहीं थी। सिर्फ शेरी के माँ बाप को उसकी चिंता थी, जिसके लिए वो लगातार लड़ते जा रहे थे, लेकिन उनको बहुत लंबे समय तक इग्नोर किया जाता रहा। हालांकि उनको बाद में फाइनली इंसाफ मिला। पिछले 5 सालों में उन दोनों की ही मौत हो चुकी है, लेकिन मुझे खुशी है कि अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी बेटी के ट्रायल को और उसके खूनी को मिलने वाली सजा को देख लिया था और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुए होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस को रीच मिले और इस कारण से मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।